नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अब हरियाणा का जो चुनाव है वो आखिरी चरण में है और बस लास्ट के 2 या 3 दिन 3 तारीख को आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। और राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस समय हरियाणा में जगह-जगह, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर और जो बातें कह रहे हैं, उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है, वो उससे जिस तरीके से लोग ताली बजा रहे हैं, लोग सीटी बजा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रहे राहुल गांधी, लेकिन जिस ढंग से वो कह रहे हैं और जिस ढंग से लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी केवल और केवल गलत बातें कहते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जनता के मन में घर कर गई है। आप मिसाल के तौर पर इस समय आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भाषण जो ट्रेंड कर रहा है, वो अदानी नाम से ट्रेंड कर रहा है। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, जो कि अब एक्स कहलाता है, अगर आप अदानी नाम के हैशटैग पे जाएंगे तो उसमें सारी राहुल गांधी की क्लिप्स आ जाएंगी और उसमें क्या क्या उन्होंने कहा है, मिसाल 2-3 एग्जांपल्स मैं बता के और आज की चर्चा शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अंबानी के बेटे के शादी में नहीं नाच सकता। बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं अंबानी के बेटे के शादी में नहीं नाच सकता। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके की वो शादी हुई। मोदी जी वहां पहुंचे और फिर राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं वहां गया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस फर्क को समझो, कौन कहां खड़ा है। इस बात को उन्होंने पूरा जोर देते हुए कहा, और मैं कोट कर रही हूं कि बात क्लियर होनी चाहिए, कौन किसके साथ है। यानी कि राहुल गांधी गरीब जनता और गरीब किसानों के साथ है और मोदी जी अदानी और अंबानी के साथ नजर आते हैं, पैसे वालों के शादियों में नजर आते हैं। और यहां तक भी उन्होंने कह डाला कि मैं तो नाच नहीं सकता हूं, लेकिन मोदी जी शायद बस चले तो वो नाच भी जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी केवल और केवल मन की बात करके चले जाते हैं और क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो भगवान का भेजा हुआ स्वरूप है, लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ स्वरूप सारे ऑर्डर्स अदानी के लिए ही लेता है। ये बात उन्होंने अदानी के लिए कही। फिर उन्होंने कहा कि सारे किसानों को मैं एमएसपी दिलाऊंगा, महिलाओं के बैंक में 2000 रुपए आएंगे हर महीने। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से अदानी को लपेटा और अदानी को इस बार अग्निवीर के इशू पर लपेटा। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, भले ही देशभक्ति वाली स्कीम जैसा साउंड करता हो, लेकिन इसका केवल और केवल ये अदानी योजना है। अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी जो डिफेंस डील्स होती हैं उसमें अदानी का लेबल लगा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि ये सब अदानी के जेब में डिफेंस का पैसा जाता है। सारे हथियार, ड्रोन, राइफल, असॉल्ट राइफल, ये सारे अदानी के नाम पर हैं। ये बात उन्होंने अदानी के लिए कही। और एक आखिरी उदाहरण मैं आपको दे रही हूं जो राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि अदानी पोर्ट पर 3000 किलो जो हेरोइन मिला था, क्या इसको लेकर कोई पूछताछ मोदी सरकार ने की थी? और ये भी एक सवाल उन्होंने खड़ा किया। तो अदानी पर लगातार वो हमला कर रहे हैं, लगातार वो लोगों को बता रहे हैं कि मैं मोदी नहीं हो सकता। इस फर्क को लोगों को समझना पड़ेगा। और आज जो बात उन्होंने जैसे कही कि मैं तो अंबानी की शादी में गया नहीं था, तो फर्क समझो। मोदी अदानी की शादी में नाच सकते हैं, लेकिन हम अंबानी की शादी में नाच नहीं सकते। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी का जो ये रूप है और जो उनका जो ये अदानी के खिलाफ जो लड़ाई है और कई सालों से चल रही है, और अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पीक पर ये पहुंच चुका है मामला। तो ये कैसे अब आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी क्या अब ये तय हो चुका है कि अपनी राजनीति से वो अदानी को बाहर कर चुके हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिरीश जोशी जी, अनिल सिन्हा जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक कबीर है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। दीपक, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में अनिल सिन्हा से शुरू करूंगी कि अनिल सिन्हा, जो आज जिस तेवर में आज राहुल गांधी नजर आए, हालांकि वो अब इसी तेवर में रोज नजर आते हैं, लेकिन ये बात कहना कि अंबानी की शादी में मैं नाच नहीं सकता, लेकिन मोदी जी वहां नजर आए, ये कितना बड़ा हमला है आज मोदी जी के व्यक्तित्व पर, उनकी छवि पर? जी देखिए, ये जो अडानी वाला जो उठाते रहते हैं, वो एक तरह से उनकी इमेज को एक तरह से उन्होंने कहता है कि टाइप कर दिया। टाइप इमेज जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने मोदी जी को कर दिया है और उसके कैद से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये काफी पहले से चल रहा है और इसको बार बार वो फिर से दोहराते हैं और ये इमेज को लोगों को दिमाग में फिर से लाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रणनीति कहिए इसके लिए है कि जिस तरह से इनको पप्पू इन लोगों ने कर दिया था,
और बना दिया था कि पप्पू है, इनकी समझ में नहीं आता राजनीति, ये तो इनको तो पता ही नहीं है राजनीति के बारे में, तो इनको तो लोगों के बारे चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, किसानी कहाँ जानते हैं, आलू सोना फलना क्या क्या सब हो गया था। वो अब उसका अब वो रिपे कर रहे हैं। अब राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं और लगातार उन्होंने एक इमेज बनाई कि ये अडानी का आदमी है, ये अंबानी का आदमी है। अब वो बार बार ये इसी इमेज को री करते हैं और ये इमेज को बार बार दोहराने से ये हो रहा है कि मोदी जी से निकलने की कोशिश जो है वो करना चाहिए, लेकिन मुझको लग रहा है कि कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम तो है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां भी उनकी सदस्यता ले ली उन्होंने अडानी के नाम पर, लोकसभा में तुरंत कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन मोदी जी ये नहीं कह पाए कि हमारा अडानी अंबानी से कोई रिश्ता नहीं है, अडानी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो जो कहता है कि कम क्लीन, तो वो उस पर साफ हो करके नहीं आ पा रहे हैं। तो वो अब वो जान गए हैं राहुल गांधी जो उनकी जो सबसे कमजोर नस है। और दिक्कत वो इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि हिंडनबर्ग हुआ, इतने आरोप लगे, और फिर नया जो आरोप नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है कि वो जो 3000 वो जो पकड़ा गया था, ये क्या कहते हैं, ड्रग जो पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पर, उस पर काफी चर्चा हुई। मतलब कई जगह मीडिया में, जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसने चर्चा की, लेकिन कहीं भी उसको उस पर नहीं हुआ। और आज भी आप देखेंगे क्या कि जो ये अडानी का ड्रग वाला मामला है, इसको कहीं कोई मीडिया नहीं इस पर न चर्चा कर रहा है, न मेरे ख्याल में वो क्लिप दिखा रहा है। तो ये कमजोर नस है उनका। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता कि उनको ये मौके थे कि वो अडानी की गिरफ्त से बाहर हो जाएं और वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन वो निकल नहीं पाया, ये मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि बाद में भी ऐसे मौके हैं जिसमें लगता है क्या कि जहां जाते हैं वो, वहां उसके बाद तुरंत अडानी को ये मिलता है। ये थर्ड टर्म में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि थर्ड टर्म में भी अडानी जो विदेश नीति हमारी है वो अडानी से इन्फ्लुएंस्ड है, और मोदी जी उनके लिए मदद करते हैं उनको ठेका दिलाने में या ये में। ये अब बात जो है अब खुल के रखा आ रही है, सामने आ रही है। तो ये इसको एक तो ये है। दूसरा है क्या कि उन्होंने ये भी बताया, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि वो उनको फोन आएगा तो उनको जाना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी आपका नहीं जा सकता। तो एक ऐसी अपने अपनी इमेज उनके सामने रख रहे हैं कि ये जो आपका राहुल गांधी है वो बिकने वाला नहीं है, पूंजीपतियों को दबाव में आने वाला नहीं है, ये आपका आदमी है। और इसको वो सप्लीमेंट करते हैं कि ये आज उनको जहां पर उन्होंने धान की रोपाई की थी, वहां उनका ये किया, क्या कहते हैं, वहां से जो धान उपजा वो आज उनको भेंट किया गया। तो ये सब एक सिंबॉलिक गेस्चर है कि हम जो है सो एक जनता के आदमी है। और मुझको लग रहा है क्या कि बहुत ही कैलकुलेटेड वे में, कैलकुलेटेड कहना चाहिए इसको जरूर, रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने या जो उनके मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने इनकी एक जनता के आदमी की इमेज बनाई। और राहुल गांधी ये कहते भी थे कि वो जो है से उधर मन की बात होती है, हम इधर जन की बात करते या संवाद करते हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने किया भी कि संवाद खत्म हो गया था तो मैं लोगों से संवाद करने निकल आया। तो वो जो एक काउंटर जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्कोर्स जो पॉलिटिक्स की है उसको भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हरियाणा के चुनाव का नतीजे पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव में ये जो राहुल गांधी ने जो अब तक हासिल किया था, एक इमेज बनाई थी जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी बीजेपी, वो इमेज को जिसको री एस्टेब्लिश करते हैं या ये री इन्फोर्स करते हैं, तो फिर से स्थापित करने वाला वो उन्होंने किया। अब है क्या, उसके उलट देख लीजिए कि मोदी जी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका जवाब नहीं है। इस लैंग्वेज, ये जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है लैंग्वेज उसका जवाब नहीं मिल रहा है। वही दामाद, अरे ये तो 2012 से 13 से जब से हम लोग मोदी को सुनते आए हैं, ये दामाद और भ्रष्टाचार, 15 पैसा बनाम 85 पैसा उनका जाता नहीं, वहां तक नहीं पहुंचता है, और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, पाकिस्तान समर्थक है, 3 तलाक, 370। अब हमको लग रहा है कि आउटडेटेड हो गया है उनका ये
उनकी नैरेटिव, और वो क्लिक भी नहीं कर पा रहा है। अब दोनों का देख लीजिए कि रिस्पॉन्स देखिए लोगों का, जिस तरह से तालियां बजती हैं। एक बार उन्होंने कहा ना कि मुंह बनाए हुए रहता है आरएसएस का आदमी, और वो जो काफी वायरल हो रहा है, और वो जो है सो ऐसे तान के देखता है, और कांग्रेस का मतलब है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये एक अल्टरनेटिव इमेजरी भी सामने रख रहे हैं वो। तो वो उसमें लोगों का देखिए कि किस तरह से जो भी है उनका कार्यकर्ता है, जो लोग है वो कितना उत्साहित है। ये उत्साह अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी पैदा करने में मोदी असफल हो रहे हैं। तो हरियाणा और कांग्रेस, ये कश्मीर का चुनाव बहुत सारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो विमर्श है, जो चर्चा है, बहस है, उसको भी चेंज कर रहा है, और नेताओं की एक मतलब एक नई इमेज ला रहा है, नया एक प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का। ये जो है अब बीजेपी हमको लग रहा है इसमें श्रिंक कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी श्रिंक कर रही है, लेकिन मैं वापस उस बयान पे आऊंगी, दीपक आपके पास आती हूँ, कि जो उन्होंने कहा कि फर्क समझ लो, मैं अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाता हूं और ना ही मैं नाच सकता हूं। गरीब किसान की शादी, उन्होंने ये भी कहा कि गरीब किसान की शादी मीडिया कितना दिखाता है, डांस गाना सब होता है, मोदी को देखा ना, राहुल को क्या तुमने देखा, और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसके साथ है। ये बात राहुल गांधी को कहना, और जो तालियों की जो गूंज वहां पर सुनाई पड़ी जब वो ये बोल रहे थे, और जिस तरीके से ये बयान उनका वायरल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आज दीपक जो मोदी जी की छवि है उसको क्या कर दिया आज राहुल गांधी ने? हालांकि उसमें कोई नई बात नहीं। हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने ये बात आज बोली कि मोदी वहां पर नाच सकते हैं, मैं नहीं नाच सकता, आज क्या चीज आपको इसमें एक नई नजर आई आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली चीज तो बहुत क्लियर लाइन राहुल ने खींची है, क्योंकि आमतौर पे जो अंबानी परिवार है या दूसरे पूंजीपतियों का परिवार है, ऐसा नहीं है, देखिए वो देश से बहिष्कृत तो है नहीं, तो और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते रहे हैं या बाकी सब लोगों के साथ, केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर बाकी पार्टियों ने एक सहज रिश्ते बना रखे थे। राहुल गांधी ने उसे तोड़ दिया, और राहुल गांधी ने इसको मालूम था कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर किसान आंदोलन और उसके पहले मजदूर आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन ने एक नैरेटिव गढ़ दिया था कि ये देश जो एक समय में टाटा बिरला के हाथों से संचालित होता था, टाटा बिरला की ये सरकार, ये नारे लगते थे 16 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार, टाटा ये सरकार वो सरकार, वो टाटा बिरला से शिफ्ट होके अडानी और अंबानी का नाम आ चुका था। और इसलिए अंबानी की शादी में ना जाना, पहली बात तो उसे खारिज करना निमंत्रण के बावजूद एक बड़ा कदम था कि आने वाले समय में वो स्थापित करना चाहते थे कि नहीं, हम इस तरह से रिश्ते नहीं रखेंगे जिस तरीके से इस देश का कोई पूंजीपति प्रधानमंत्री के कंधे उसकी पीठ पे हाथ रखता है, और जाहिर से उसके बाद वो जितनी भी बेईमानियां करे प्रधानमंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। ये जो संबंध, देखिए फोटोग्राफ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग आपस में मिलते हैं, ये जो कॉकस बनता है, ये अपने आप में मैसेज देता है कि किस पुलिस अधिकारी, किस सीबीआई अधिकारी की हिम्मत है, किस ईडी की हिम्मत है फिर अंबानी के पास जो है जाएगी, जब वो देख रही है कि अंबानी का हाथ देश के प्रधानमंत्री के पीठ पे रखा हुआ है। आप मैसेजिंग देखिए ना, तो उसी तरीके से ये मैसेजिंग और ये सब कब का वायरल है। और अडानी, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो तमाम आंकड़ों को डिजिटलाइज करके ऐसे पेश करते हैं कि बहुत कम टाइम स्पैन में आंकड़े दिखाते, किसी भी फील्ड के आंकड़े दिखा सकते हैं। परसों नरसों मैं वो आंकड़ा देख रहा था कि 96 से लेकर 2024 तक भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं 15, उनकी सूची कैसे बदल रही है और उनकी पूंजी में क्या बदलाव आ रहा है, वो आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। और उसके अंदर ताजुब की बात है कि जो पुराने आइकन थे, जो बड़े बड़े अमीर थे या जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से थे, शिव नादर जैसे लोग या बाकी विप्रो के लोग या ये सब तमाम लोग रहे हैं, वो पहले लगातार रहते थे अमीर, लेकिन एक अंबानी बाद में उसमें लिस्ट में आ गए थे। उस पूरी लिस्ट में अडानी कहीं थे नहीं, लेकिन 2014 अडानी का उदय मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद होता है, 2002 के बाद ठीक से, लेकिन तब तक वो राष्ट्रीय उसमें नहीं आ पाते हैं। और इधर 2014 आया नहीं तो आंकड़े में, तो उस पूरी लिस्ट में जहां अडानी गायब था, अडानी का कोई नाम भी नहीं था, बड़ी तेजी से दो खास बात देखने को मिलती है उसमें।
कि अंबानी 2014 से लगभग शीर्ष पे लगातार बने हुए हैं, जो पहले नहीं थे। और अडानी जो लिस्ट में ही कहीं नहीं थे, वो बड़ी तेजी से सबको, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पे पहुंच जाते हैं, सेकंड नंबर पे फिर आ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी का 14 अडानी को देश के पूंजीपतियों में टॉप पे ले जा, 14 से 24 की यात्रा अडानी के टॉप पे पहुंचने की यात्रा है और अंबानी के टॉप पे बने रहने की यात्रा है, पहली चीज। दूसरा, उसमें ये दिखाया गया है कि अडानी बने हुए हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनकी पूंजी तेजी से कम भी हुई है। इसके बावजूद वो दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। मुझे नहीं मालूम वो आंकड़े कितने विश्वसनीय थे या नहीं थे, पर वो एक चर्चा में जो बना हुआ नैरेटिव उससे बहुत मेल खाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो अडानी और अंबानी जो ए स्क्वायर से दूरी बनाई है, ये इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंबानी और अंबानी को तो थोड़ा बहुत बिजनेसमैन माना भी जाता है, पर ये लोग टाटा और बिरला जिस तरीके से इंडस्ट्री लगाते थे, रोजगार देते थे, प्रोडक्शन दिखता था, प्रोडक्शन का सामने से सब आता था, एम्प्लॉयमेंट होता था, ये जो तरीका था, उसके बावजूद भी वो मुनाफा कमाते थे, वो सरकारी क्षेत्रों से फायदा लेते थे, जिसकी आलोचना होती थी। लेकिन ये तो कोई प्रोडक्शन, ये तो बिजनेसमैन भी नहीं है, ये तो जगलर है एक तरीके से। ये क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सरकारी फाइलों से ठेके ले रहे हैं, केवल सरकार का पैसा अपने पास ले जा रहे हैं। और अंबानी थोड़ा कम, अडानी ज्यादा। अडानी तो भारत की मोदी सरकार के लिए सफेद हाथी है। ये सफेद हाथी है, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इस देश की जनता का पैसा, मजदूरों किसानों का पैसा, मध्य वर्ग का पैसा, दुकानदारों का पैसा बैंकों के रूप में, कर्ज के रूप में अडानी पास जाता है। अडानी केन्या में जाके लुटाते हैं, श्रीलंका में जाके लुटाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके लुटाते हैं। वहां जितने भी देश हैं आप देख रहे हैं, एक के बाद एक इनको झटके मिल रहे हैं, क्योंकि कोई बांग्लादेश हो गया, लंका हो गया, केन्या हो गया, ये कितने देश हैं, अडानी के प्रोजेक्ट फेल होते हैं, घाटे में होते हैं, क्योंकि वो दिखाया जाता है फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो सारा का सारा पैसा जाता कहां से है? अडानी को पाला जा रहा है। एक सफेद हाथी है, नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा हुआ सफेद हाथी है, या सफेद हाथी की गोद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हैं, जो इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा, इस देश के आम आदमी का पैसा वहां खपाए दे रहे हैं, लुटाए दे रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे बाहर 2013-14 में कहा जाता था कि अगर काला धन, ये लोग झूठ बोलते थे कि बाहर बहुत काला धन है, और अगर काला धन भारत में आ गया तो बिल्कुल सब अमीर हो जाएंगे, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतने कॉलेज, इतने नौकरी हो जाएंगे, सब होते थे ना, इनकम टैक्स देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही लोग बोलते थे। वो तो झूठ बोलते थे। लेकिन मेरा दावा है कि अगर अडानी और अंबानी से को ठीक से हैंडल कर लिया गया, और अडानी से भारत सरकार ने डिस्टेंस बना ली, अडानी को सही तरीके से ट्रीट किया कि उसने कितना पैसा खाया है, तो इस देश के टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपए बचेगा, उसके कितने स्कूल अस्पताल खुल जाएंगे। ये देश पर बोझ है, और बिल्कुल। इस बोझ को इस देश की जनता पे लादने की जिम्मेदारी मोदी पर आती है, जिसका राहुल ने एक नैरेटिव गढ़ के प्रतिकार कर दिया है। और ये हरियाणा के किसानों की आवाज है। किसान आंदोलन ने ही सबसे पहले बहुत क्लियर नैरेटिव बनाया था पॉलिटिकल लोगों से अलग, कि अडानी अंबानी इस देश के चोर हैं, लुटेरे हैं। उसने बिल्कुल साफ किसान आंदोलन ने कहा था। इसलिए राहुल गांधी ने जो अंबानी की शादी से दूरी बनाई, और उससे भी बड़ी बात, जो अडानी और अंबानी को जिस तरीके से उन्होंने रखा है, वो न केवल इस चुनाव में बल्कि आगे आने वाली समय में जब भारत की जनता आर्थिक तबाही से त्रस्त होती जाएगी, उसमें एक बड़े नैरेटिव का काम करेगा। क्योंकि ये टाटा बिरला भी नहीं है, ये टाटा बिरला से भी कई गुना ज्यादा बड़े बोझ है। टाटा बिरला तो पूंजीपति थे, इंडस्ट्री लगाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर ये सिर्फ और सिर्फ चाहे सरकार के हाथ कंधे पे पीठ रख के, उनका हाथ अपनी पीठ पे रखवा के, सिर्फ जनता का रेल ले लो, हवाई जहाज ले लो, तेल ले लो, सब्जियां ले लो, हर चीज सिर्फ कब्जा करे जा रहे हैं। ये मुश्किल है, इस देश की जनता को जागना चाहिए। और राहुल गांधी ने अगर क्लियर स्टैंड लिया है, बिना इस खतरे को देखे कि पार्टियां चलाने के लिए भी चंदे की जरूरत पड़ती है, चुनाव लड़ाने के लिए भी चंदे की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद अगर ये क्लियर भाषणों में स्टैंड आ रहा है, तो इसका रिजल्ट चाहे जो हो, पर आने वाले समय में अच्छा होगा। क्योंकि भारत की जनता अपनी तबाही के रास्ते में ये समझ जाएगी कि उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है, और ऐसे में और कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने ये बहुत पुरानी कांग्रेस से हट के, जो कभी लेफ्ट का स्टैंड होता था, उस तरीके से बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड लिया है। और ये
एक तरह का बड़ा सोशलिस्टिक टाइप का है, एक बहुत समाजवादी अवधारणा है। भारत के साथ जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, उसपे भले बहुत से लोगों का या पुरानी कांग्रेस का यकीन रहा हो या ना रहा हो, पर राहुल गांधी का ये स्टेप संविधान में लिखे भारत के शब्द को, उसके पहले के जितने भी प्रीडिक्ट्स हैं, उसके पहले की जितनी भी विशेषताएं हैं, धर्मनिरपेक्ष होना, संप्रभु होना, समाजवादी होना, वैज्ञानिक सोच का होना, उसको चरितार्थ करता हुआ दिखेगा। इसलिए भारत के संविधान के भी पक्ष में खड़ा होता है। जी ठीक है। गिरीश जी, मैं अब आपके पास आती हूँ और उसी बयान को लेकर, क्योंकि वही वायरल हो रहा है जहां पे वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल को क्या तुमने अंबानी की शादी में देखा? बात क्लियर होनी चाहिए कौन किसके साथ खड़ा है। राहुल गांधी अपना फर्क समझा रहे हैं कि मोदी जी ये है और मैं ये हूं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है ये बयान, आपको क्या लगता है कि आज राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए क्या कर डाला है मोदी जी की छवि का? और उसके बाद मैं फिर दूसरे राउंड में आऊंगी कि राहुल गांधी के लिए ये चुनौती भी बन सकता है आगे, उसको लेकर एक संक्षेप में टिप्पणी करेंगे, फिर बाद में एक अलग से प्रोग्राम इस पर किया जाएगा। लेकिन आज के इस बयान पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। जी गिरीश जी। नहीं, टिप्पणी तो अब वो कॉमन ही है, जो बात हो रही है इसमें कोई नई बात तो उन्होंने करी ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली में जब अंबानी उसको कार्ड देने गए थे, तब से उन्होंने ये गेम तो शुरू कर दी थी। वो मोची के पास गए थे और वहां बोर्ड लगा हुआ था कि ये अडानी अंबानी के साथ है, मैं आपके साथ हूं। तो ये तो पॉलिटिकल गेम तो पहले से खेल ही रहे हैं। और उन्होंने जो एक चीज कर ली कि उन्होंने बोला, मेरे को जो व्यापारी मिला उसने बोला कि जीएसटी और ये नोटबंदी और ये सब अडानी अंबानी के लिए की गई थी, हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो उन्होंने छोटे बिजनेसमैन को तो टच कर ही दिया। तो उन्होंने बोला कि वो जो जैसे पैसा उनके खाते में खटाखट चला जा रहा है, वो सब आपके खाते से कट रहा है। तो उन्होंने बेसिक वो कैसे पैसा बना रहे हैं और आप कैसे लूटे जा रहे हो, वो बेसिक्स उनको समझा दिया। ड्रग्स का इश्यू था तो इनकी मीटिंग का रिएक्शन देखे कि आज सुबह ही पंजाब चंडीगढ़ कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि गवर्नमेंट को साइकेट्रिस्ट सब जगह अपॉइंट करने और ये ड्रग्स का मेनियस जो है उनको साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट शुरू करें। क्योंकि ये इन्होंने 2-3 दिन से ड्रग्स की बात कर, मतलब इनके बात के रिएक्शंस आना शुरू हुए। लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद ये सोनम वांगचुक पे कुछ बोल देते आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू होता चला जा रहा है। तो इश्यू, क्योंकि अभी एक चीज जो वो बोल रहे हैं वो कॉमन में सबको समझ में आ रहा है। हरियाणा ने तो डिसाइड कर ही लिया है, क्योंकि फार्मर्स को रियलिटी पता थी, आप कहो या नहीं कहो। ये 3 कानून की जो सस्पेंस थी वो फार्मर पहले ही से जानते थे, और फिर जो उनकी गत की गई, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये सब सिचुएशन में कोई नई बात हो, काफी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं उसमें। लेकिन एक चीज है कि वो जो बता रहे हैं कि आपका पैसा कैसे निकल के वहां जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों की समझ में आ रहा है। और बेरोजगारी में तो जितने भी सोशल मीडिया ने इंटरव्यूज लिए, उसमें किसी भी आदमी ने ऐसे नहीं बताया कि नहीं इन्होंने ये काम अच्छा कर दिया, हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने बहुत एक अच्छा मुद्दा अग्निवीर का बता दिया कि क्योंकि आपको पेंशन नहीं देना है, आपको शहीद का दर्जा नहीं देना है। वो बजट जो पूरा डिफेंस का है वो उन्होंने अडानी जी को दे दिया है, और अडानी जी क्या करेंगे, फॉरेन से सामान लाके अपना लेबल मारेंगे और बेचेंगे ताकि वो पूरा पैसा इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने वो एग्जैक्टली समझा दिया है कि भाई जो भी सारा हो रहा है वो सिर्फ अडानी की वजह से हो रहा है। तो आप लोग अभी डिसाइड करिए क्या। और हम लोग, फिर उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और हम इसको मानते हैं। अब जनता तय करे कि आपको संविधान बचाने के साथ रहना है या संविधान में जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ रहना है। दैट वाज अ वेरी वाइटल थिंग दैट इट सेड। तो उन्होंने कन्विंस तो कर ही दिया है। और पब्लिक रिस्पॉन्स जो बाहर से भी लोग ले रहे थे, बोल रहे थे अंदर जगह ही नहीं खड़ा रहने की, और पब्लिक जैसे रिस्पॉन्ड करती थी। आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले मोदी जी और अमित शाह जी बोलते थे जोर से बोलिए, आवाज आना चाहिए, ये अब वो फिनोमिनन चेंज हो गया। अब वो राहुल जी ने एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे दिल से लोग आ रहे हैं। वहां पे पब्लिक को आपको लाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा बैकवर्ड कर दिया उन्होंने। वहां इंडस्ट्रीज भी, एग्रीकल्चर है, और सारे परेशान है। स्मॉल बिजनेस खत्म हो रहे हैं, पैसा नहीं है। और बैंक का भी उन्होंने बताया कि भाई उनको तो घर जाके बैंक पैसा दे के आती है, आप चक्कर काटते रहते हो, आपको तो सुनता भी नहीं है कोई। वसूली के लिए आपके पास आदमी आ जाते हो, उनका तो पता ही नहीं वो फॉरेन चले गए। तो उन्होंने बाकायदा जो उनको कन्विंस करना था वो उन्होंने कर लिया है। अब उसका रिएक्शन इलेक्शन में ही हमको देखने मिलेगा। जी जी, अब मैं लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन निकले आऊंगी, और अब मैं राहुल गांधी के आगे अडानी की के आधार पर जो उन्होंने राजनीति अपनी, या राजनीतिक पिलर जो खड़ा किया है राहुल गांधी ने, उसकी चुनौतियां भी हैं।
अब मान लीजिए कि ठीक है, इस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी मिल गई, और मैं केवल एक सवाल खड़ा कर रही हूँ और अनिल जी आपसे पूछ रही हूँ कि बिल्कुल ये लेफ्ट ऑफ सेंटर वाला जो अप्रोच है राहुल गांधी का, कि भाई हमें अदानी और मेरे बीच का जो डिफरेंस है, या मेरे और मोदी जी के बीच का जो डिफरेंस है, वो बिल्कुल जनता के बीच में क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इंडिया अलायंस की सरकार आ गई, मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आ जाती है सेंटर में, तो फिर क्या ये राहुल गांधी के लिए उन दिनों में क्या ये चुनौती नहीं बनेगा? क्या वो हमेशा अदानी से अपनी दूरी बनाकर ही रखेंगे? अगर इसी तरीके का अप्रोच रहेगा तब तो शायद वो अदानी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। जी अनिल जी, अनम्यूट करिए। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए क्या है कि 2019 के इलेक्शन तक कांग्रेस दुविधा में थी। अडानी को लेकर के लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, उदारीकरण की, ये प्राइवेटाइजेशन का जो निजीकरण की पॉलिसी थी, इसको लेकर के कि कितनी दूर तक जाया जाए। तो आनंद शर्मा, चिदम्बरम, ग्रुप ऑफ 23 के कई लीडर्स, ये सारे लोग प्रो लिबरलाइजेशन के लोग थे। इन्हीं लोगों का पैदा किया हुआ है एक तरह से अडानी अंबानी या ऐसे लोग जो ये लोग ग्रो किए उनके बीच में। तो इन लोगों को कोई बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां थी उनसे इनका बहुत थोड़ा बहुत का फर्क था। एक कम्युनलिज्म को छोड़ के वो नहीं था। राहुल गांधी ने ये जो है ये बीजेपी और आरएसएस एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, निश्चित तौर पर लेफ्ट ऑफ सेंटर का उन्होंने बाकायदा चुन लिया। हालांकि 2019 के न्याय पत्र में था, उसके संकेत थे, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना या इसको जो पहुंचाना कहिए एक नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके यहाँ खुद दुविधा थी। लेकिन ये बात छट गई 2024 आते आते। राहुल गांधी 3 साल से कम भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनका स्टैंड क्लियर, हालांकि बहुत पहले से जरूरी है, क्योंकि बार बार आज अंबानी की शादी का जिक्र हो रहा था कि अंबानी के बेटे की शादी थी। राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के कई नेता गए थे, जैसे दिग्विजय सिंह गए थे, अभिषेक मनु सिंह भी गए थे, कई ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो वहां पे मौजूद थे। तो क्या राहुल गांधी का ये स्टैंड कांग्रेस के लिए बैकफायर कर सकता है? ये एक सवाल है कि जो अप्रोच राहुल गांधी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए बैकफायर कर सकता है? बहुत नहीं, आप देख लीजिए कि ये अगर वो इसमें अगर ढुलमुल रहते तो बैकफायर करता। और आप देखिए क्या है कि जो इंडिया गठबंधन ने जितना कुछ हासिल किया, आपको याद हो गया कि शरद पवार ने बकायदा इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था कि एंटी अडानी स्टैंड नहीं लेना चाहिए, और उन्होंने इसको यहाँ तक कहा था कि ये स्टैंड गलत है। मतलब संसद में भी जो उन्होंने स्टैंड लिया था अडानी के खिलाफ, और अडानी इसका बल्कि उन्होंने एक संकेत भी दिया था कि एक ऐसे आयोजन में वो शरद पवार आए थे, इस आयोजन में अडानी था मौजूद। लेकिन ये सब संकेत के बाद भी राहुल गांधी ने स्टैंड अपना क्लियर रखा। 2 इशू पर देखिए राहुल गांधी ने कॉन्क्रिटाइज कर दिया जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की भी। अब है क्या कि जो लोग राहुल गांधी अब ये पॉलिटिक्स अभी सिर्फ इस इलेक्शन की कर रहे थे या ये 2 इलेक्शन की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका देखिए आज एक बहुत छोटे से इशारा किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने जो आरएसएस वाला जो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी लोग हैं आरएसएस के। ये उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, मैं देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि आरएसएस वाला है, तो हमारे यहाँ भी है, ये बता रहा है। तो वो अब इसको आगे अब आप देखेंगे कि खोलेंगे वो हमारे यहाँ भी पूंजीपतियों के समर्थक है, तो उनकी सफाई होगा। अब राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फाइट कर रहे हैं। इसमें ये मत समझिए कि कांग्रेस उनके साथ है या कांग्रेस के सारे नेता उनके साथ है। कांग्रेस में एक आइडियोलॉजिकल बैटल वो जो कर रहे हैं, ये बैटल विद इन द कांग्रेस भी वो कर रहे हैं, अंदर कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस से बाहर भी। तो इसीलिए आप ये आप और अनफोल्ड होगा। इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम आएंगे इसके, लेकिन राहुल गांधी को उसको फाइट करना है। मैं ये दूर की प्रॉब्लम देखते हुए ही मैंने सवाल किया था। और दीपक, मैं अब आपके पास आऊंगी, बहुत संक्षेप में जवाब, क्योंकि इसके लिए एक अलग से कार्यक्रम करेंगे किसी दिन। लेकिन जो राहुल गांधी जो जिस राह पर अभी चल पड़े और जो पॉइंट अभी अनिल सिन्हा जी ने बोला, उसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या राहुल गांधी एक समय में ऐसा भी होगा कि अगर इसी विचारधारा को चलेंगे कि बिल्कुल नो टू अदानी, अदानी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा और उनका फर्क अलग अलग है, क्या इस अप्रोच से वो अपनी ही पार्टी में अकेले भी पड़ सकते हैं? एक सवाल खड़ा कर रही हूँ यहाँ लोगों के बीच में। जी देखिए, उनकी पार्टी अभी इतनी अलग थलग है कि उसको मालूम है कि अगर सत्ता आ सकती है तो राहुल गांधी के बदौलत आ सकती है।
तो अलग थलग पढ़ने वाले लोग पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पार्टियां में या तो विचार सिद्धांत होते हैं और या फिर जो है फायदा होता है। तो फायदा उठाने वाले दूसरी तरफ जा चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं, मालूम है कि सत्ता नहीं आ सकती थी। एक सेकेंड, दीपक, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे अदानी जी अपना कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, सुखविंदर सिंह की सरकार है में। भूपेश बघेल की सरकार में था मसला। देखिए, मुझे लगता है भूपेश बघेल की सरकार में था, या जैसे हिमाचल में अभी सांप्रदायिकता के मुद्दे पे कांग्रेस कर रही है। मसला ये है कि पहली बात तो आप गौर करिए कि एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे दो तरीके के लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एक यूपीए 1 की सरकार छोड़िए, यूपीए 1 की सरकार में लगातार दबाव रखा था लेफ्ट ने, क्योंकि वो लेफ्ट की बदौलत बनी थी, तब इतने कानून पास हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह नाराज रहते थे और मनमोहन सिंह ने कई मौकों पे इतने बड़े स्टेटमेंट दिए मनरेगा वगैरह को लेकर निजी बातचीत में, हमारे ही लोगों को दिए, और जबकि मनमोहन सिंह गलत साबित हुए। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह ने अपने मन का बहुत ज्यादा किया था, लेकिन और यूपीए 1 से यूपीए 2 में उसके कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नीतियों के खिलाफ बहुत बड़े वर्ग ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, इसी लिबरलाइजेशन के खिलाफ, उदारीकरण के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ। मनमोहन सिंह उसके जिम्मेदार माने जाते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। लेकिन इस पॉलिटिक्स में जिसमें उदारीकरण भी अमानवीय हो गया, उदारीकरण लूट में बदल गया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो उस समय मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो मनमोहन सिंह को भी तारीफ करने लगे हैं। मतलब उस समय आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे भी बदतर इकोनॉमी की हालत देखी है, जो लुटेरी इकोनॉमी में बदल चुकी है, क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल चुका है। पहली चीज तो वो तमाम लोग ब्रिज पे आगे आधे चल कर आए हैं। इधर जो क्रोनी कैपिटलिज्म आहट ले रहा था मनमोहन सिंह के समय में, उधर से भी ब्रिज से निकल के कांग्रेसी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे आए हैं। तो ये ब्रिज बना है। अडानी और अंबानी प्रतीक हैं केवल। अडानी और अंबानी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है राहुल गांधी की, या राहुल गांधी की पूंजीवाद को खारिज करने की पॉलिटिक्स नहीं है कि हम खारिज कर देंगे। ये प्रतीक है, क्योंकि ये जिस तरीके का पूंजीवाद होता है, जो उत्पादन करता है, जो लोगों को अधिकार देता है, जो लोगों को वेलफेयर स्टेट का जो पूंजीवाद था, ये वो अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के जो अडानी और अंबानी है, वो मोदी से दोस्ती या मोदी से फायदे की राजनीति के चलते सरकारी नीतियों को तोड़ मरोड़ के दुरुपयोग करके एक बेहिसाब फायदा ले रहे हैं, जो जनता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर पूंजीवाद ऐसा होता है किसी देश में जो जनता के हित में रोजगार देने वाला हो और तब मुनाफा कमाता है, तो उससे बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो आने वाले समय में जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स होनी चाहिए या होगी, तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स होगी। राहुल गांधी कम्युनिस्ट नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स ऐसी होगी कि पूंजीपति अडानी या अंबानी जैसे लोग वो देश हित में या कंट्रोल में होने चाहिए, वो बेलगाम नहीं होने चाहिए, और वो मनचाहे तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसा पहले दूसरी सरकारों में होता है कि विदेशी पूंजी भी आएगी तो आपके देश की शर्तों पे आएगी, ये नहीं कि वो अपनी शर्तों पे आएगी। तो अडानी और अंबानी को देश के कानून के अंदर होना चाहिए। अभी अगर जांच होगी ठीक से, तो अंबानी अडानी देश के अपराधी निकलेंगे कानूनन, क्योंकि इन्होंने गलत तरीकों से पैसा अर्जित किया है। अगर सही तरीकों से काम करें तो पूंजीपतियों को छूट है इस देश में कि वो काम करें, उद्योग बढ़ाएं। तो राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम जो ले रहे हैं, वो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, प्रतीक पे ले रहे हैं। और अगर इसी रास्ते पे चले और उनकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो उसे रूल के अंदर लाएंगे, लॉ के अंदर लाएंगे, उनको लूटने नहीं देंगे। और पुरानी लूट को अगर वापस कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा होगा। ठीक है, गिरीश जी, अंत में क्या कहेंगे राहुल गांधी के स्टैंड पर? क्या आपको एक ऐसी स्थिति दिख रही है जहां पर राहुल गांधी एक तरफ हो जाएंगे और कांग्रेस के बाकी नेता एक तरफ हो जाएंगे? क्योंकि जितने भी नेता हैं और पॉलिटिकल क्लास को कॉर्पोरेट्स की जरूरत पड़ती है, ये भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है अपने देश की। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाया जाता है और सरकारें करती हैं ऐसा, ये भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। तो क्या आज राहुल गांधी ने एक ऐसी आइडियोलॉजिकल बैटल छेड़ दी है, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर अप्रोच है उनका, कि हो सकता है कि एक ऐसी स्टेज आए जहां पर वो खुद कांग्रेस में अकेले पड़ जाएंगे, पूरी कांग्रेस एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ? अभी तो ठीक है, कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती राहुल गांधी को अलग थलग करने की, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो क्या एक ऐसी स्टेज आएगी कि या तो कांग्रेस की पूरी
जो अप्रोच है वो राहुल गांधी के हिसाब से हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ सेंटर हो जाएगी पूरी कांग्रेस, और या तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर बाकी नेता एक तरफ हो जाएंगे और राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे। जी संक्षेप में नीलू जी, एक चीज तो तय हो गया है, अब देश एक बार फाइनली कर लेगा कि भाई राज करना कांग्रेस को ही आता है और अपोजिशन करना भाजपा को आता है, तो अपनी अपनी जगह में छोड़ देंगे दोनों को। एक आप देख लीजिए, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुजरात का एक प्लांट अडानी ने शरद पवार जी से बुला के इनॉग्रेट किया था, आपको याद हो तो। उसका फोटो भी शरद पवार जी ने ही अपलोड किया था। तो ये बिजनेसमैन है, ये बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मैं काफी 2-3 लोगों से मिला था, ये राहुल गांधी के बोलने पे इनकी थिंक टैंक डीअर्बनाइजेशन करने के चक्कर में पूरा बहुत अच्छा एक व्हाइट पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना प्रोग्राम सेट कर लिया है और इनको कुछ नहीं करना है। ये क्यों दुश्मनी करेंगे किसी से? 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है ऑलरेडी, और वो स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये उनको केस सौंप देंगे, जहां ठीक लगेगा वहां अडानी के सामने कुछ नहीं होगा, जहां गलत होगा कमीशन कंपटीशन वो पैसा रिकवर कर सकती है और बेनिफिशियरीज को दे सकती है। क्लियर है? तो इसमें कुछ उनको नहीं करना है। वो दुश्मनी क्यों करेंगे? अगर वो कमा ठीक से जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद अगर ईडी को काम दिया जाता है तो ईडी जैसे दूसरों को पकड़ पकड़ के हिसाब मांग रही है, बाद में इनसे मांगा जाएगा, जो फेयर होगा फाइन। तो आप समझ रहे हो, जो गलत किया है तो डर तो इन्हीं को लगेगा, या ये देश छोड़ के चले जाएं या वो यहाँ पे रहे और वो कॉम्पिटिट। क्योंकि दिक्कत क्या, रिलायंस में और अडानी में बेसिक डिफरेंस ये है कि उसका सॉलिड बेस फाइनेंस है। अडानी रिलायंस के पास उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी सॉलिड होल्डिंग्स हैं, उनकी रिफाइनरीज है। जबकि कि अडानी का 70% जॉब इज ऑन लीज। न एयरपोर्ट उनका है, 50 साल के लिए एयरपोर्ट लिया है, 50 साल के लिए एयरपोर्ट लिया है, वो नेशनल प्रॉपर्टीज है। तो अगर इंदिरा गांधी जी रातों रात अगर बैंक्स, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर सकती हैं, एनी टाइम गवर्नमेंट कैन नेशनलाइज दिस प्रॉपर्टीज। ऐसा कुछ है नहीं, तो इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है। हाउ दे वांट टू रूल दे कैन डू इट, और उसका रास्ता वो निकाल लेंगे। जी चलिए, आज मैंने कुछ ऐसे सवाल छेड़ दिए जो कि कई लोग आज इस चर्चा को देखने के बाद कहेंगे कि अरे नीलू व्यास ने इस चर्चा को छेड़ दिया, ये तो कई महीने बाद होनी चाहिए थी, या हो सकता है कि इंडिया अलायंस की सरकार आ जाए तो फिर ये होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी एक पहलू है जिसको कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर भी सवाल पूछने चाहिए। लेकिन फिलहाल ये दिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के ही हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी इस बैटल को छेड़ दिया है। और आज फर्क अपने और मोदी के बीच में उन्होंने समझा दिया, अंबानी की शादी का जिक्र करके, कि भाई मोदी जी अंबानी के बेटे की शादी में जाते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं जाता। इस फर्क को जो उन्होंने आज समझाया है, वो उसकी गूंज हरियाणा के चुनाव में, उसकी गूंज जम्मू कश्मीर के चुनाव में, और मुझे लग रहा है कि इसकी गूंज महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। तो देखना होगा कि राहुल गांधी अपने आप को आने वाले दिनों में कैसे ढालते हैं। लेकिन फिलहाल ये राजनीति उनकी सकारात्मक दिशा में ही जा रही है, जहां पर उन्होंने एंटी अदानी स्टैंड ले लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जोशी जी, अनिल सिन्हा जी, दीपक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।